तौसीफ खान, लॉकडाउन खुल जाना चाहिए 3 मई को, आपको लगता है बंगाल में? नहीं, 3 मई को ऐसा कुछ नहीं है कि 3 मई के बाद टोटल लॉकडाउन खुल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल ही कोई आशा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी आज मीटिंग में उन्होंने सुझाव मांगा है सारे चीफ मिनिस्टर से राज्य के बेसिस पे कि आप अपना एग्जिट प्लान बताइए। तो उसमें उनका यही कहने का मतलब है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पे बहुत ही एरिया जो बहुत ही सेंसिटिव है, वहां तो लॉकडाउन नहीं खुलेगा। लेकिन जो दूसरे जगह है जहाँ पे उतना ज्यादा पॉजिटिव केसेस नहीं है, उनको किस तरीके से आप रेस्ट्रिक्शंस में कोई एग्जेम्पशन देना चाहते हैं या नहीं। अगर कोई एग्जेम्पशन दिया भी जाता है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि बिना मास्क पहने लोग बाहर निकलने लगे या सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करें। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो 3 तारीख के बाद आपको मेंटेन करना ही होगा, मास्क पहन करके निकलना ही होगा, ये बात तो तय है। देखिए, अब किस बेसिस पे फैसला लिया जा सकता है, उसमें टेस्टिंग का रोल बहुत बड़ा होता है। ये और इसमें ये सच्चाई ये है कि खुद आईसीएमआर ने आज फिर एक पत्र लिख करके बोला है कि रैपिड टेस्टिंग किट, जो 2 कंपनियां का उन्होंने नाम लेकर के बोला है कि इनसे जो भी प्रोक्योर किए गए थे सब वापस मांगे जा रहे हैं, सारे स्टेट्स को उनको वापस भेजे जाएंगे। तो 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट तो बंगाल में उसमें फॉल्टी निकल गए। तो एक टेस्टिंग का मामला एक अलग है कि हाँ, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होगा तो उस बेसिस पे पहचान किया जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मामला आराम का है या वो भी सेंसिटिव एरिया अभी है, या बंगाल यहाँ की पे थोड़ा स्थिति सा क्या है मामले आपके हल्के हिसाब हैं। से? बंगाल की स्थिति यही है कि ममता बनर्जी ने जो एक बात क्लियर कर दिया है कि जो लोग बंगाल के लोग जो बाहर है उनको वापस बुलाने का वो उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है कि उनको बाहर, जैसे कोटा में जो स्टूडेंट्स अगर बंगाल के फंसे हुए तो उन्हें वापस लाना है, और इसी तरीके से जो लोग बाहर में हैं उनको वापस लाना है, वापस ला करके क्वारंटीन में डाल करके फिर अपने अपने घर जाएंगे। ये बात तो निश्चिंत है। और दूसरी बात कि हफ्ता दिन और जाए तो ये अपना एक रोड मैप ड्रॉ किया जाएगा कि फेज वाइज अगर कोई लॉकडाउन खत्म करना है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ऐसे ही कोई डिसीजन ये ऐसे नहीं लिया जा सकता, इसके पीछे डेटा होना चाहिए, डेटा के बेसिस पे ही ये डिसीजन लिया जा तो सकेगा। डेटा कैसे आएगा? डेटा तो सब एक दूसरे का शक की नजर से देख रहे हैं। बंगाल वाले को मध्य प्रदेश के डेटा पे शक होता है, मध्य प्रदेश वाले को महाराष्ट्र के डेटा पे शक होता है, महाराष्ट्र वाले को कर्नाटक के डेटा पे शक होता है, कर्नाटक वाला कहता है मुझे बिहार के डेटा पे शक है। तो और सब मिलके इसलिए जब उनसे इसलिए सवाल पूछा जाता है तो वो बीजेपी नॉन बीजेपी में बढ़ जाते हैं। वो बीजेपी वाले कहते हैं हम केंद्र के साथ हैं, नॉन बीजेपी कहते हैं हमें केंद्र के डेटा पे शक है। तो कैसे चलेगा फिर? कहीं एक तो लकीर नहीं खींचनी तो पड़ेगी ना सबको मिलके। नहीं, देखिए, घर का हमारे देश के मुखिया तो प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनको चाहिए कि जो आईसीएमआर के द्वारा जो भी टेस्टिंग किट खरीदे जा रहे हैं वो फॉल्टी ना आए। तो चलिए ठीक है, अब फॉल्टी आ गया है तो उस पे जो एक्शन लेना है वो लेंगे। टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। टेस्टिंग के बेसिस पे ही तो हम डिसाइड कर पाएंगे ठीक कि है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में मामला संगीन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट अब में मामला थोड़ा सीधा बहुत है। से लोग ये सवाल समझना चाहते हैं। राघव चड्ढा, आपने शुरू में कहा परमिलियन सबसे ज्यादा टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी ये जानना चाहता है, जब आप लोग बार बार ये कहते हैं टेस्टिंग कम हो रही है, टेस्टिंग कम हो रही है, क्या इसका मतलब ये है कि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है तो पूरे 2 करोड़ आदमी को टेस्ट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप क्लैरिफाई कर पाएंगे चीजें? या एक एवरेज बेस पर रैंडम रैपिड सैंपलिंग होती है, उस एवरेज के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस राज्य की स्थिति कैसी है? देखिए, कभी भी कोई भी राज्य सरकार और हम लोग भी जो लगातार कह रहे हैं कि जांच ज्यादा करें, यहां तक कि डब्ल्यूएचओ के जो अध्यक्ष हैं उनसे जब पूछा गया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या एक इलाज है, तो उन्होंने बोला भाई दवाई तो कोई नहीं है, लेकिन एक ही इलाज है कि आप जांच करें और ज्यादा जांच करें, टेस्ट टेस्ट एंड मोर टेस्ट। तो जब हम ये बात करते हैं, हमारा ये मतलब नहीं कि दिल्ली की पूरी 2 करोड़ आबादी का हम कोरोना वायरस का टेस्ट कर दे, जांच कर दे, लेकिन जो इलाके हैं, जो हॉटस्पॉट्स बनते जा रहे हैं, उसके आसपास के इलाके हैं, और एक सैंपलिंग मेथड है। ऐसे नहीं होते कि भाई सड़क पे निकले, जो पहले 5 बंदे निकले उनका हमने कोरोना वायरस का जांच कर दिया, ऐसे नहीं है। पूरे डॉक्टर्स द्वारा रैंडम सैंपलिंग, साइंटिफिक सैंपलिंग के मेथड्स हैं, जिसके हिसाब से आप ज्यादा जांच करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज से लगभग 1 डेढ़ महीना पहले दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर ऐसे हालात थे कि यदि आपके अंदर लक्षण है कोरोना के और आप एक अस्पताल में जांच कराने जाएं, तो डॉक्टर आपसे ये पूछता था कि क्या आप किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से घूमकर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं, या किसी एक ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में आए जिसे कोरोना वायरस है। अगर आप कहें नहीं, ना मैं किसी विदेश से आया, ना मैं किसी के संपर्क में आया, तो लक्षण होते हुए भी वो कहता था कि मैं आपकी जांच नहीं कर सकता, हमें आदेश नहीं है, हमारे पास जो जांच की किट्स हैं वो बड़ी लिमिटेड है, हम आपका जांच नहीं करेंगे। आज किट्स बड़ी हैं, आज सप्लाई चेन बेहतर हुई है, इसीलिए
कम से कम जो लोग अस्पताल में आ रहे हैं उनकी जांच हो। और ये फैलता है तो यदि मान लीजिए कोई एक दूध वाला है जिसको भगवान ना करे अगर हो जाए, तो वो जिस के घर जाकर दूध देता है, जिस व्यक्ति के संपर्क में आता है, उस हर व्यक्ति की आपको जांच करनी पड़ेगी। अपना जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा और जांच ही एकमात्र इलाज है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आज से पहले हम कहते थे, मैं कोई किसी राजनीतिक दल का या किसी राज्य का नाम भी नहीं लूंगा, नहीं तो मुझ पे राजनीति करने का आरोप लगेगा, लेकिन बड़े नेता कहा करते थे कि भैया हमारे राज्य में कोई अपराध नहीं है। उनसे पूछा, थोड़ी जांच करी कि भाई इनके राज्य में अपराध क्यों नहीं है, तो पता लगा उनके राज्य की पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं करती है। मतलब 0 एफआईआर इज इक्वल टू 0 अपराध। जब एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई तो अपराध कैसा? तो कहने का मतलब यह है कि आज बहुत राज्य ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारे राज्य में तो कोरोना जैसी बीमारी आ भी नहीं सकती, आई भी नहीं है, 1-2 मरीज हैं बस। लेकिन जब आप जांच करना शुरू करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आप वास्तविक तौर पे कहां खड़े हैं।